हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर जो हमारा आज का करंट अफेयर्स है उसको शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये न्यूज़ में आई है पीआईबी में आज, और ये देखते हैं क्यों न्यूज़ में चल रही है। क्योंकि 16 एलिजिबल एप्लीकेंट्स को पीएलआई स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिकॉग्नाइज़ किया है, और इनको जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे अब। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीएलआई स्कीम है क्या। अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये निकाली गई थी अप्रैल 2020 में। अब ये कहते क्या हैं, मोस्टली ये मोबाइल फ़ोन्स और जो कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनीज़, उनके लिए निकाली गई थी कि वो और ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि इसमें स्कीम में है क्या, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि आपकी जो सेल है जितनी वो बढ़ेगी, जैसे समझ लीजिए आपकी 2020 में सेल 100 रुपये होती थी टोटल कंपनी की, एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अगर उनकी 100 रुपये सेल होती थी और उनकी 2021 में 110 रुपये सेल हुई, तो उनकी 10 रुपये की जो सेल एक्स्ट्रा हुई है उसके ऊपर उनको 4 से 6% के कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे पीएलआई स्कीम के अंडर। और वो किन को दिए जाएंगे, जो ये अप्रूव किए हैं 16 एलिजिबल एप्लीकेंट्स पीएलआई स्कीम में। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किस को रिकॉग्नाइज़ किया गया, कौन सी प्राइवेट कंपनीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसमें बेस ईयर, ओवर बेस ईयर की 2020 जो है वो बेस ईयर लिया जाएगा। जैसे 100 का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब 2022 आएगा उनकी अगर उनका अगर उनकी जैसे 120 हो जाएगी सेल, तो फिर बेस ईयर से कंपैरिजन कैसे करेंगे कि 2020-22 का कंपैरिजन 2020 के साथ किया जाएगा। तो ऐसे इंसेंटिव्स डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों लेके आए हैं स्कीम, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इनकी बढ़े, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और जो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़े। उससे क्या होगा, अब इसकी सिग्निफिकेंस भी देखते हैं हम। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 सालों के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अभी हमारी इन कंपनीज़ में, इस पीएलआई स्कीम की वजह से। ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ को ये बेनिफिट्स दे रहे हैं ना कि आप अपने हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, आप अपनी सेल को बढ़ाओ। और सेल को कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से। ठीक है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि इस स्कीम की वजह से कंपनीज़ अपनी जो ये कंपनीज़ हैं ये अपनी प्रोडक्शन 10.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा देंगी अगले 5 सालों के अंदर, इस स्कीम्स के बेनिफिट की वजह से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किए हैं कंपनीज़, उसके वो बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ क्राइटेरिया थे कि मोबाइल फ़ोन्स जिनके 15,000 रुपये से ऊपर के जो सेगमेंट में मोबाइल फ़ोन्स थे उनको हम प्रोडक्शन के बेनिफिट्स दे रहे हैं। और ये जो हैं मोस्टली जो 15,000 रुपये से ऊपर के मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो 9 लाख करोड़ रुपए की अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगी अगले आने वाले 5 सालों में। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली उन्होंने स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करी है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन जो है वो 15,000 करोड़ तक बढ़ा देंगी। ठीक है, अब ये कंपनीज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इससे क्या होगा कि जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। वो कह रहे हैं कि टोटल जो ये हमारी कह रहे हैं हम कि 10.5 लाख करोड़ की प्रोडक्शन बढ़ेगी अगले 5 साल में, उसमें से 60% तो एक्सपोर्ट के लिए ही बनाए जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब उससे क्या होएगा कि वो कंपनीज़ जिनको ये एलिजिबल है, जिनको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो कह रही हैं कि हम 11,000 करोड़ करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। और उससे क्या होगा कि मोर दैन 2 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इंडिया में अगले 5 साल के अंदर। और इनडायरेक्ट जो होंगी वो 3 गुना डायरेक्ट से ज़्यादा होंगी, मतलब 6 लाख के करीब इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी इस स्कीम की वजह से। ठीक है, उससे क्या होएगा, आपकी जब प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ रही है तो आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रोडक्शन भी बढ़े और आपकी सेल भी बढ़े। तो वो कह रहे हैं कि करंट जो 15 से 20% की जो हमारी फिगर है उससे बढ़कर वो 35 से 40% हो जाएगी मोबाइल के केस में, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के केस में 45 से 50% के करीब ये वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे को ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा कि समझ लीजिए वैल्यू एडिशन, समझ लीजिए कोई आप
इसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो, समझ लीजिए आप कोई चिप इसमें इंस्टॉल करते हो न्यू तरह की, तो हमारी वो डोमेस्टिकली जो कंपनी जो हमारी जिससे वो डोमेस्टिक कंपनी से जो आप चिप जो है वो प्रोक्योर करोगे, तो उसको भी फ़ायदा होगा। इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन से और भी रिपल इफेक्ट्स होंगे इकोनॉमी में, और भी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये स्कीम थी हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें ये आज हमारे पीआईबी में आया है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आपके शायद न्यूज़पेपर में आएगा, या फिर जिसके पास ई पेपर वर्जन है तो वो ई पेपर वर्जन में भी देख सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं एमएसपी के ऊपर। एमएसपी कह रहे हैं हमारे, जब भी ये फार्म बिल आया है तो कह रहे हैं ना कि जो एमएसपी है वो ऑलरेडी सिर्फ 6% किसानों को इसका जो बेनिफिट मिल पाता है। तो क्या ये जो 6% की जो फिगर दी जा रही है कि एमएसपी सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, वो सही है या गलत है? ठीक है, पहली बात तो 6% की फिगर दे कौन रहा है, कहाँ से आई है ये 6% की फिगर लोगों के दिमाग में? तो ये 6% की जो फिगर है वो शांता कुमार ने की जो हाई लेवल कमेटी बनी थी एफसीआई को रिफॉर्म करने के लिए, उन्होंने दी थी। और उन्होंने ये फिगर कहाँ से उठाई थी? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की जो एक रिपोर्ट के हिसाब से, कि इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन जो ये रिपोर्ट थी 2012 से 13 की, उसके हिसाब से उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा था कि 6% लोगों को ही सिर्फ एमएसपी के बेनिफिट्स मिल पाते हैं, तो धीरे धीरे इसको फेज़ आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं कि ये 6% की फिगर जो है ये क्यों सही नहीं है। पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क तो है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6% की जो फिगर बोल रहे हैं एमएसपी की, ये सिर्फ वीट और पैडी मतलब राइस, सिर्फ वीट और राइस के जो पैडी के कंटेक्स्ट में ही ये फिगर बोली गई है। बाकी सारी क्रॉप्स जिन पे एमएसपी मिलता है उसको अकाउंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब ये इंडियन एक्सप्रेस में पूरा डिटेल में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आया है कि बाकी क्रॉप्स भी प्रोक्योर किए जाती हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि पैडी या राइस का भी एग्जांपल दिया उन्होंने दिया है, वीट कॉटन का एग्जांपल दिया है, चना और अरहर का एग्जांपल दिया है, तुर दाल का, मिल्क का एग्जांपल दिया है, मस्टर्ड और ग्राउंडनट का, जिसमें अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जिसमें वो उन्हें बता रहे हैं कि 10% जो है वो मिल्क की प्रोक्योरमेंट हो जाती है, 18 से 19% जो है वो चना की प्रोक्योरमेंट हो जाती है या तुर की प्रोक्योरमेंट हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने कहाँ से अराइव किए हैं। जैसे कि मिल्क के कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, जितनी कंजम्पशन हो जाती है, उसके बाद जो सरप्लस मिल्क होता है उसका मिनिमम 1/5 जो है वो जो सरप्लस मिल्क है उसको प्रोक्योर कर लिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं तो गुजरात में हमारी बहुत सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल है, पंजाब के केस में वेरका है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, ये जो सरप्लस जो दूध बचता है किसानों के पास, जो डेयरी फार्मर्स के पास, उसको प्रोक्योर कर लेती हैं। बट हाँ, याद रखिए कि इनको एमएसपी नहीं मिलता, मिल्क पर एमएसपी नहीं है, गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगी, इसीलिए ये टर्म लिखी है कोऑपरेटिव प्रोक्योरमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसको प्रोक्योर करती हैं। तो इन सब को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि शुगर केन का एग्जांपल, शुगर केन में एमएसपी के ही तर्ज पर एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि शुगर केन का एमएसपी है। ठीक है, आपको अगर सिंपल भाषा में समझना है तो वो कह रहे हैं कि जो शुगर मिल्स होती हैं वो जो किसानों से ख़रीदती हैं जो ये शुगर केन, उनको जो एफआरपी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसको 14 दिन के अंदर उनको पे करना पड़ता है उन शुगर केन फार्मर्स को। और वो कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट 80% जितनी टोटल प्रोड्यूस होती है हमारी शुगर केन, उसका ऑलमोस्ट 80% वो प्रोक्योर कर लेती हैं शुगर मिल्स। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 2019 और 20 के सीज़न में 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की गई है शुगर मिल्स के द्वारा एफआरपी वैल्यू पर शुगर केन की। ठीक है, अब वो केस ऑफ पैडी और वीट का भी एग्जांपल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बाकी प्रोडक्ट्स का तो हमने बता दिया, लेकिन आप जो पैडी और वीट का भी एग्जांपल ले रहे हो वो भी सही फिगर नहीं है 6% की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 44.84 मिलियन और या फिर हाफ ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उन्होंने पैडी उगाया था। उस कौन से साल में? 2012 और 13 का जो ऊपर का हमारा आंकड़ा था, जो एनएसएसओ की जो रिपोर्ट जो 12-13 की थी, उसी टाइम की ये बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ने वो
पैडी उगाया था उस टाइम पर, और 35.23 मिलियन मतलब 39% लोगों ने उस टाइम पर वीट उगाया था। तो वो कह रहे हैं कि उसकी प्रोक्योरमेंट 43.4% जो है इंडिया ने राइस की प्रोक्योरमेंट कर ली, और 36.2% जो है वो उस समय वीट की प्रोक्योरमेंट कर ली गई थी। तो इस फिगर के हिसाब से जो हमारी एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा होगी 5.8% की फिगर से के कंपैरिजन में। तो वो कह रहे हैं कि शांता कुमार कमेटी ने जिस फिगर का हवाला दिया था वो फिगर सही नहीं है। जो एनएसएसओ की फिगर थी जो कमेटी ने यूज़ की है वो इसका मतलब सही नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो एमएसपी अश्योर्ड प्राइस सिस्टम जो है वो 25 मिलियन प्लस फार्मर्स को ऑल क्रॉप्स में इंक्लूडिंग पल्सेस और ऑयल सीड्स, ये भी बहुत बड़ा एक सेक्शन होता है हमारे फार्मर्स का, उन पर भी एमएसपी मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब को अगर हम कवर करके देखा जाए तो लगभग 15% से 25% के करीब फार्मर्स जो हैं वो एमएसपी के जो सिस्टम है उसमें कवर होते हैं, एंड ऑब्वियसली नॉट 6% जो कि शांता कुमार कमेटी एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से कह रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आपको हेल्प करेगा आपके आंसर की फॉर्मुलेशन में। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, या तो आ जाएगा या फिर ये कल आपके न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, या फिर जो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि ई पेपर में जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें ये देखने को मिलेगा ये आर्टिकल। ठीक है, अब अगला हमारा क्या टॉपिक है, नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। अब ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स मिला है किनको, रॉजर पेनरोस और राइनहार्ड जेंजेल एंड एंड्रिया गेस। अब इनको आपको नाम जो है वो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में एटलीस्ट, लेकिन किस टॉपिक पर नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है ब्लैक होल्स। अब ये यूपीएससी आपको, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं, या इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल होता है कि जब स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं एक तरह से स्टार्स, तो वो एक ऐसी स्पेस बना लेते हैं हमारे यूनिवर्स में जिसमें जो इतनी स्ट्रॉन्ग, जो ब्लैक होल का जो होता है मतलब वो ब्लैक होल बन जाते हैं, वो इतनी उसके अंदर की जो एस्केप वेलोसिटी, अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह से आप अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए ग्रेविटी, उसके अंदर की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो लाइट को भी अंदर खींच लेगी। अगर उसके पास से लाइट गुजर रही होगी तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो लाइट को भी अंदर खींच लेगी उस होल के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा कि लाइट भी अंदर चली गई तो वो जो एरिया पूरा है वो ब्लैक हो जाता है, वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अब ये एस्केप वेलोसिटी समझाया है कि एस्केप वेलोसिटी वो होती है कि जिस स्पीड पर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से दूर हटना, दूर अगर भागना है, दूर होना है, तो किस स्पीड पर उसको वहाँ से दूर होना पड़ेगा ताकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी उसको पुल ना कर ले। जैसे एग्जांपल, अगर हमारी अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट को दूर निकलना है, मतलब अर्थ को छोड़कर निकलना है, तो उसको किस स्पीड से यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच ना पाए। तो वो स्पीड जैसे 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 40,000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तभी वो निकल पाएगा, वरना हमारी ग्रेविटी उसको खींच लेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि क्योंकि लाइट भी उसमें से निकल नहीं पाती, तो इसलिए ब्लैक होल्स जो हैं वो इनविजिबल होते हैं, लाइट को भी वो अपने अंदर खींच लेते हैं। तो ग्रेविटी इनसाइड अ ब्लैक होल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, अब एक कंट्रीब्यूशन ऑफ पेनरोज क्या है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट बेसिकली क्या है कि इन्होंने ही प्रूव किया था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। आइडिया तो आइंस्टाइन ने दे दिया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के में नवंबर 1915 में, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो 1965 में पेनरोज जी ने ही दिया था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, और 1965 में ये आइडिया उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, अब ये जेंजेल और घेज का आइडिया क्या है, क्यों इन्होंने क्या, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका हम पार्ट हैं, जिसका हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है, वो उसके बीच में, उसके सेंटर में कुछ सालों से
एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जो इतना पावरफुल है, जिसकी अंदर का जो मास है वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन सोलर मासेस, मतलब सन के 4 मिलियन के जितने सोलर मास हैं उसका 4 मिलियन जो है उतना टाइम्स वो उसका मास है। और वो हमारे सोलर सिस्टम के साइज़ जितना ही है वो उसका, उस ब्लैक होल का साइज़। तो इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है। वो इनविजिबल सुपरमासिव ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो ब्लैक होल है, तो वो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है पिछले 50 साल से ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है जेंजेल और घेस का भी। अब एक हमारा टॉपिक कीटो डाइट, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है अभी रिसेंटली। अब ये कीटो डाइट न्यूज़ में भी चल रहा है क्योंकि बंगाल की एक एक्ट्रेस थी, वो कीटो डाइट को फॉलो कर रही थी और उनको सब वो एकदम से किडनी फेलियर हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कीटो डाइट होती क्या है, कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट क्या होती है? वो कहते हैं कि कीटो डाइट होती है कि जिसमें हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन लेकिन लो कार्ब आप कंज्यूम करते हो ताकि आपका बॉडी का वेट लूज़ हो जाए। अब वो वेट कैसे लूज़ होगा? क्योंकि आपकी बॉडी, जब आप हाई फैट खा रहे हो, आप प्रोटीन भी थोड़ा ज़्यादा ही ले रहे हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटीन, और आप कार्ब्स बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी एक स्टेट में चली जाती है, एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसको हम कहते हैं कीटोसिस। अब इस स्टेट में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें, क्योंकि कार्ब्स नहीं है, तो कार्ब्स नहीं है तो उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी को लाने के लिए, एनर्जी कैसे लाएगी बॉडी? तो लीवर जो है वो बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि वो बॉडी फैट को बर्न कर रहा है तो उसी की वजह से आपके फैट बर्न होता है। लेकिन ये, हाँ, आपको वेट लॉस में तो ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक एक्टर जो बंगाल में, उनकी डेथ हो गई उसकी वजह से, किडनी फेलियर की वजह से। तो ये देखते हैं कि है क्या इसमें इशू। ठीक है, अब ये बेसिकली ना, इसमें क्या होता है कि कीटो डाइट क्या होती है कि 90% जो हमारी जो एनर्जी है, जो कैलोरीज से एनर्जी मिलती है हमें, वो हमारी बॉडी फैट से लेगी कीटो डाइट के टाइम पर। जनरली तो हमारी बॉडी वो कार्बोहाइड्रेट से लेती है, लेकिन अब आप खा नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारी बॉडी 90% ऑफ एनर्जी जो है वो फैट्स में से लेना शुरू कर देती है। 6% वो सिर्फ प्रोटीन में से लेती है और 4% जो है वो कार्ब्स में से लेती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लासिक कीटो डाइट है, लेकिन आजकल इसका थोड़ा सा फिगर चेंज किया हुआ है। तो नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट ये समझने के लिए आपको, बस मैंने आपको समझाया था। अब फूड आइटम्स कौन कौन से खा सकते हैं इसमें, जैसा कि एग्स, आपको मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो खा सकते हैं, तो एग्स, चिकन, टर्की इन पोल्ट्री। और फैट्स भी खा सकते हैं, फैटी फ़िश लाइक सैल्मन एंड मैकरल। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं। अब इसके अंदर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाओगे जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या होता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है तो वो, जैसा मैंने आपको समझाया कि लिवर स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन फैट्स फॉर एनर्जी और गिविंग अ लॉट ऑफ फैट्स फ्रॉम आउटसाइड विदाउट कार्ब्स, इट कैन बिकम माइल्डली टॉक्सिक। क्योंकि आपकी, हमारे जो नेचुरल जो हमारी बॉडी है वो कार्ब्स को प्रोसेस करके ग्लूकोज में उससे एनर्जी बनाने के लिए बनी है, लेकिन जब उसको कार्ब्स नहीं मिल रहे तो वो जब फैट्स को वो ब्रेक डाउन करेगी तो उससे टॉक्सिसिटी भी आएगी बॉडी में, क्योंकि उसके ब्रेक डाउन के प्रोसीजर में कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। क्योंकि आप बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स पर जी रहे हो और आप कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो आपकी बॉडी को कुछ एसेंशियल विटामिन्स भी नहीं मिल पाते हैं और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको भूख लगेगी, थकावट फील होगी, लो मूड रहेगा, इरिटेशन रहेगी, और ये सब जो है ये सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इससे इम्पैक्ट भी बुरा होता है किडनी पे। क्यों इम्पैक्ट बुरा होता है? क्योंकि आप कुछ लोग जिनको थोड़े सा क्रॉनिक किडनी कोई डिसीज़ है, तो उनको जनरली डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप हाई प्रोटीन रिच डाइट मत लो, क्योंकि हमारी बॉडी को उसको
एक्सक्रीट करने में, उन प्रोटीन्स को एक्सक्रीट करने में किडनी को बहुत प्रेशर हो जाता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। उसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में किडनी फेलियर भी हो सकता है, जैसा कि इस एक्ट्रेस की इन एक्ट्रेस जो हैं बंगाल में जिनकी डेथ हुई है उनके केस में हुआ कि बॉडी प्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर पाई किडनी, और किडनी फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये कीटो डाइट था हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कामट पैनल रिपोर्ट। अब ये हिंदू में आया हुआ था। ठीक है, अब ये कामट पैनल किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि कोविड-19 के पैंडेमिक जो चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत लॉस में चले जाएंगे, उनका बिज़नेस ठप हो रहा है और उसकी वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए उसको उनके जो उन्होंने लोन्स लिए थे उसको रेजोल्यूशन पूरा बताने के लिए ये कमेटी आरबीआई ने अपॉइंट की थी। तो पहली बात तो ये कमेटी किसने अपॉइंट की है? आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से और आरबीआई से पूछा है कि क्या स्टेप्स लिए आपने केवी कामट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, तो अब तो आपको पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि केवी कामट पैनल की रिपोर्ट है क्या। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन स्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ द पैंडेमिक, जिन कंपनीज़ के ऊपर पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन सब के लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने में के लिए मतलब आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई है, केवी कामट कमेटी, जो कि इन्होंने रिपोर्ट दी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं पैंडेमिक को, जिन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स जो है उनको अफेक्ट किया है, ये उन्होंने बताया है कि रिटेल और होलसेल ट्रेड, रोड्स, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग जो सेक्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा हिट हुआ है इस पैंडेमिक के टाइम पे। और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो पैंडेमिक से पहले भी ख़राब चल रहे थे, जैसे एनबीएफसीज, पावर, स्टील और रियल एस्टेट, उनका भी और ज़्यादा नुकसान हुआ है क्राइसिस की वजह से। ठीक है, अब ये इस कमेटी ने ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े सेक्टर्स जो थे, ऑटो, रियल एस्टेट, एविएशन, इन सब को ऑलमोस्ट कवर किया है और इनके रेजोल्यूशन का एक आपको रिकमेंडेशन दी है कि कैसे इनके लोन्स को आप रिस्ट्रक्चर करोगे ताकि इनका नुकसान ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब रिकमेंडेशंस क्या हैं? वो उन्होंने कहा है कि जो एफएमसीजी, अब एफएमसीजी क्या होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब जैसे एफएमसीजी का मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो आपकी स्टेशनरी आइटम्स हैं, मतलब जो आप स्टेशनरी मार्केट से ख़रीदते हो, या बेवरेजेस आप ख़रीदते हो, जैसे आप पेप्सी, कोला ख़रीदते हो, जो फास्ट मूविंग है, जो पेरिशेबल भी हैं, जो आप ओवर द काउंटर जाके ख़रीद लेते हो, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं हमारे। या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये भी वही उसी का ही एक पार्ट है। या कॉरपोरेट रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इनको रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन में ये जो सेक्टर्स थे ये बंद पड़े थे, तो इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अब कैसे इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही? उन्होंने कहा है कि हम 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स या फिर रेशियोज़ को हम फॉलो करेंगे। बैंक्स को कहा है कि आप ऐसे रेशियोज़ को फॉलो कीजिए जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं, ताकि आप इनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर पाओ। अब वो 5 पैरामीटर्स आपको याद रखने की ज़रूरत तो ऐसे नहीं है, बट अगर आप याद रख सकते हैं तो आप इनको याद रख सकते हो कि ये हैं एडजस्टेड नेटवर्थ, टोटल डेट टू EBITDA, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, एवरेज DSCR और करंट रेशियो। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा है या आरबीआई ग्रेड भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम दे रहा है तो उनको ये रेशियोज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं उनको खासकर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें, जैसा ये रियल एस्टेट जो है उसमें खासकर डेट टू EBITDA। अब ये EBITDA क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन। वो कह रहे हैं कि इसकी ये जो रेशियो होती है, इससे हमें पता लगता है कि एक कंपनी अपने लोन्स क्या चुका पाएगी या नहीं, या अपनी लाइबिलिटी को चुका पाएगी या नहीं। इसलिए बैंक्स को इस रेशियो को सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि ये किसकी अच्छी रेशियो है। जितनी ये कम रेशियो होगी उतनी ही अच्छी उन कंपनी की कैपेबिलिटी होगी अपने लोन्स को चुकाने की। उन्होंने बोला है कि अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि जैसे while this ratio has been kept at less than or equal to 5 for corporate retail outlets, it has been pegged at less than or equal to 4 for consumer durables और FMCG।
उन्होंने 5 तक की रेशियो रखी है कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स के लिए, और एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लेस देन और इक्वल टू 4 की रेशियो डिसाइड की है। अब बैंक्स को कहा है कि आपको ये रेशियो यूज़ करनी है इन सेक्टर्स के साथ डील करने के लिए। और इनके अलावा, जो इन दोनों सेक्टर्स के अलावा अगर आपको देखना है तो आप अपने इंटरनल असेसमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन रेशियोज़ के अलावा कुछ और भी रेशियोज़ को डिसाइड कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो आप बनाओगे अपने इन सेक्टर्स के, जो आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कहा है जो इन सेक्टर्स के जो लोन्स को आप रिस्ट्रक्चर करोगे, तो उसमें आपको सिर्फ कोविड के टाइम पर इनके लॉसेस या इनके परफॉर्मेंस को नहीं देखना है, कोविड से पहले भी इनके कैसे हालात थे, इन कंपनीज़ ये कैसे रन कर रही थी, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसा कि इसमें आपको मैंने समझाया था कि रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं केवी कामत पैनल की। अब ये केवी कामत कौन है, मतलब ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक है, उसके प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अब हमारा एक और टॉपिक है नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। अब इसमें आपको, जैसा मैंने आपको समझाया कि कुछ एग्ज़ाम्स में तो आपसे नाम पूछ सकते हैं, बट यूपीएससी में बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे नाम पूछे जाएंगे कि किन को मिला है। लेकिन हाँ, किस कंटेक्स्ट में मिला है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कंटेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी वायरस की मेडिसिन बनाने में या उनकी जो वैक्सीन बनाने में हेल्प करने में इन लोगों को मिला है ये नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। ठीक है। अब क्या एक और फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इससे पहले भी, आज 2020 के टाइम से पहले भी 1976 में भी हेपेटाइटिस की ही रिसर्च में किसी और को भी मिल चुका है। ठीक है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने अगर हेपेटाइटिस में, चाहे वो हेपेटाइटिस सी हो, कि हेपेटाइटिस ए बी भी होते हैं, तो किसी ने अगर पहले भी, मतलब किसी ने रिसर्च की थी हेपेटाइटिस में और उसके बेसिस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1976 में, तो इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इज़ बीइंग अवॉर्डेड टू समवन who has researched in terms of in the field of hepatitis. ओके। तो अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है। ये होता है कि एक वायरस, पहली बात तो आपको याद रखना है ये वायरल डिसीज़ है। ठीक है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं है। ये आपके लिवर को अटैक करता है। ठीक है। और उसको इन्फ्लेमेशन, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है। मतलब सूज जाता है लिवर। और वायरस जो है ये कैसे फैलता है, अब ये आप पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन में आपको डाल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि ये कांटेक्ट, जब भी आप सोचोगे कि लिवर का, तो आप सोचोगे कि कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से हुआ होगा। नहीं, ये कंटेमिनेटेड ब्लड की वजह से फैलता है। ठीक है। जैसा कि आपने शेयरिंग कर ली नीडल्स की या फिर टैटू वगैरह बना लिया, तो आपको ब्लड जो एक्सचेंज हुआ है तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन बहुत से कुछ लोगों को इसमें कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, फैटीग, नोज़िया, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर येलोइंग ऑफ आइज़ एंड स्किन। अब हेपेटाइटिस सी जो है उसकी वैक्सीन अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है या उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन उसको एंटीवायरल मेडिकेशन, अगर आपको हो जाता है तो उसकी एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो देकर आपको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अभी जो वैक्सीन है वो अभी रिसर्च स्टेज पर है। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे आज के। आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज़ जॉइन अस आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस पीडीएफ। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ इंडेक्स बेस्ड पीडीएफ का। ये हमने प्रीलिम्स के टॉपिक्स डिस्कस किए, फिर 5 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें, और हमने एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए हैं इसमें, जैसे ये हिंदू का एडिटोरियल था, और ये खासकर जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने नाम सुना होगा सी राजा मोहन, उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल फॉर्म में उसको हमने ब्रीफ में समझाया है। ठीक है। और हर आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन भी लिखा होगा आपको मेंस का, ताकि आप उसके ऊपर आंसर लिख सकें। ठीक है। तो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। We'll meet next time with another topic. Thank you, friends. Have a nice day.